क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो आता है वो आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहला साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो मोर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था कि कैसी प्लांट्स और एनिमल अपीयर हो रहे हैं, हमें कैसे दिखाई देते हैं। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। इतना एडवांस नहीं था क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स को देख के ये सिस्टम दिया गया था, जिसमें जितना भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर उनको दो किंगडम में क्लासिफाई किया गया था, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है। प्लांट्स को भी हर्ब्स में, शर्ब्स में, ट्रीज में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया था। हर्ब्स जो सबसे छोटे साइज की है, शर्ब्स जो मीडियम साइज की है, ट्रीज जो सबसे लार्ज साइज की है। एनिमल्स को ब्लड के कलर के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफाई किया गया था, इनेमा एंड एनिमा में। इनेमा जिसमें रेड ब्लड है और एनीमा जिसमें रेड ब्लड नहीं है, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है वो क्या हो गया? इनेमा। और जिसमें नहीं है वो एनीमा हो गया। ठीक है। तो ये किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद आए किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिफरेंट किंगडम दिए गए डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू, जिसमें अलग अलग उन्होंने करेक्टर्स को इंक्लूड करके अलग अलग किंगडम दिए। सबसे पहले यहाँ पे आए कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या दिया? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। किसने? कैरोलस लीनियस ने। तो उन्होंने यहाँ पे बेसिस, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया? यहाँ पे किसका? ऑर्गेनिजम्स का। सेल वॉल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे। जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको इन्होंने प्लांटे में रखा, और जिनमें हमारी सेल वॉल एब्सेंट थी उसको इसमें इन्होंने एनिमल्स में रखा। प्लांट्स के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया को भी इंक्लूड किया, डायनोफ्लेजिलेट्स को भी, क्राइजोफाइट्स को भी, फंजाई को भी, और प्लांट्स को भी। और एनिमल्स के अंदर इन्होंने प्रोटोजोआ और एनिमल्स को रखा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने सेल वॉल को क्राइटेरिया माना यहाँ पे क्लासिफिकेशन का, वो इतना एडवांस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, वो कीमो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, वो हेटरोट्रोपिक भी होते हैं। ठीक है। उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन अलग होती है, उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। ठीक है। और प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। और यहाँ पे हम बात करें फंगस की, तो फंगस की सेल वॉल यहाँ पे काइटिन की बनी होती है। तो तीनों की जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन क्या है? यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये इसका क्या था? ड्रॉबैक था, लिमिटेशंस थी। तो क्या क्या इसके लिमिटेशंस थी? इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे बैक्टीरिया को इन्होंने प्लांट के अंदर रख दिया। प्लांट क्या थे? यूकैरियोटिक थे और मल्टीसेलुलर थी, पर बैक्टीरिया क्या था? हमारा यूनिसेलुलर था। ठीक है। जैसे क्लाइमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है। क्लाइडोमाइडोमोनास सिंगल सेलुलर है और स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया, ना ही इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, क्योंकि प्लांटे जो किंगडम था उसके अंदर इन्होंने किसको रखा? बैक्टीरिया को रखा, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्लांट क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स में। जैसे प्लांट हमारे ऑटोट्रोपिक है, पर फंजाई क्या है? कंप्लीटली हेटरोट्रोपिक है, जो पैरासिटिक भी हो सकती है, सेप्रोफिटिक भी हो सकती है। ठीक है। तो प्लांट्स इन्होंने ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक को साथ में रखा। फिर सेल वॉल के जो इन्होंने बेसिस लिया था उसके बेसिस पे भी इन्होंने क्लियर डिफरेंशिएट नहीं किया, क्योंकि किसी की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है जैसे प्लांट्स, किसी की काइटिन से बनी है जैसे फंगस, किसी की पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है जैसे कि बैक्टीरिया। तो ये क्या रहे? इनके ड्रॉबैक्स रहे। फिर इस ड्रॉबैक को कंप्लीट करने के लिए एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया? अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया, जो अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तीन किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो तीसरा किंगडम और ऐड कर दिया। ये तीसरा किंगडम कौन सा था? ये किंगडम था प्रोटिस्टा। ये कौन सा किंगडम था? ये था प्रोटिस्टा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया? इन्होंने प्लांट्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल और प्रोटिस्टा, इन तीनों को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया? किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया? टिश्यू डिफरेंशिएशन, कि किसके अंदर टिश्यू डिफरेंशिएट हो रखे हैं, किसके अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन है,
किसके अंदर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है। तो इसके बेस ये इन्होंने एक बेसिस लिया किसका, क्लासिफिकेशन का। तो प्रोटिस्टा में इन्होंने किसको इंक्लूड किया, यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे। बैक्टीरिया को भी प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको भी किस में रखा, प्रोटिस्टा में। माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती वो भी किसके अंदर है, प्रोटिस्टा के अंदर। और बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल है वो भी प्रोटिस्टा के अंदर है। यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा भी प्रोटिस्टा के अंदर है। और यूनिसेलुलर एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक है वो भी प्रोटिस्टा के अंदर है। कैरोफाइसियाई और फंजाई में जो स्लाइम मोल्ड्स है वो भी किसके अंदर है, प्रोटिस्टा के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने प्रोटिस्टा को इस बेसिस पे क्लासिफाई किया कि इनके अंदर जो टिश्यू हैं वो डिफरेंशिएट नहीं हो रखे, ना ही ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रखी। इसके मेन ड्रॉबैक क्या थे कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, उनको इन्होंने एक ग्रुप में रखा प्रोटिस्टा के अंदर। जैसे हम बात करें यहाँ पे प्रोटोजोआ की, या ये सब क्या है हमारे, या फंगस की बात करें, ये हमारे यूकैरियोट्स है। पर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा को हम प्रोकैरियोट्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे और यूकैरियोट्स थे, दोनों को ही इन्होंने किस में रख दिया, प्रोटोजोआ के अंदर रख दिया। ना ही इन्होंने वायरस का कोई जिक्र किया कि वायरस होता है या नहीं होता, और होता है तो उसको कहाँ पे इंक्लूड किया जाए। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों को ही इन्होंने किसके अंदर रख दिया, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। हेट्रोटोपिक बैक्टीरिया था और फंजाई भी हेट्रोटोपिक थी, बट इन्होंने इसको ब्लू ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी और इन सब के साथ जो कि ऑटोट्रोपिक है उनके साथ इन्होंने प्लेस कर दिया। तो ये किसके थे, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक थे। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल ने दिया। नेक्स्ट आता है फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है तो ये 1956 में दिया गया लिन मार्गुलिस एंड कोपलैंड के थ्रू। हम सबसे ज़्यादा किसका नाम पढ़ते हैं, कोपलैंड का। तो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, कोपलैंड ने दिया। इन्होंने एक और यहाँ पे किंगडम ऐड कर दिया, जो कौन सा किंगडम था, मोनेरा। तो प्लांटाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। अब प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन इंक्लूड किए गए, फंगस, स्लाइम मोल्ड, यूनिसेलुलर एल्गी एंड प्रोटोजोआ। और मोनेरा के अंदर इन्होंने क्या इंक्लूड किया, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। अब इन्होंने फोर्थ किंगडम दे तो दिया, पर किसके बेसिस पे दिया, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिया। सेल का स्ट्रक्चर क्या, कि सेल के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अब जितने भी ये हैं, प्लांटाई है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है, तीनों के अंदर, तीनों किंगडम के अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। बट मोनेरा के अंदर ना ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती, ना ही यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता। तो इसका बेसिस लिया किसने, कोपलैंड ने, क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को फोर किंगडम में, जिसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा किंगडम दिया, क्यों, मोनेरा। अब इसके ड्रॉबैक क्या थे, इसके ड्रॉबैक ये थे कि यहाँ पे इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को क्या रख दिया, साथ में रख दिया। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को इन्होंने साथ में रख दिया और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। देखो फंजाई क्या है, मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर एल्गी सिंगल सेलुलर है, स्लाइम मोल्ड्स भी। ठीक है, तो इन सबको इन्होंने साथ में रख दिया। फंगस और एल्गी को भी, जो फंगस है वो हेट्रोट्रोपिक है और एल्गी क्या है, ऑटोट्रोपिक है, दोनों को इन्होंने साथ में रख दिया। तो ये क्या थे, इसके ड्रॉबैक थे। फिर आता है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बहुत ही एडवांस है और जिसको आज हम फॉलो करते हैं। और ये किसने दिया, R.H. विटेकर ने दिया। कब दिया, 1969 में। कब दिया, 1969 में विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया और वो कौन सा था, फंजाई। ठीक है, तो इनका बेसिस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, इनके बेसिस में इन्होंने न्यूट्रिशन को इंक्लूड किया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ऑर्गेनिजम्स का, सेल स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सिंगल सेलर है, मल्टी सेलर है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो ही गया। सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, किस चीज़ की बनी हुई है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, पहले कौन इवॉल्व हुआ और बाद में कौन इवॉल्व हुआ। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो R.H. विटेकर थे, उन्होंने जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया तो उन्होंने किस चीज़ को, कौन से क्राइटेरिया को एक्सक्लूड कर दिया था, तो उन्होंने रिप्रोडक्शन को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया था। ठीक है, अब देखो आरटी में टेबल दी गई है R.H. विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम की, उसको एक बार समझते हैं। देखो इन्होंने कौन कौन से करेक्टर्स को इंक्लूड किया, सेल का टाइप क्या है, सेल का टाइप क्या है,
कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। सेल वॉल कौन सी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्होंने इंक्लूड किया। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल टाइप की। अब हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं, दो तरह की सेल होती है। प्रोकैरियोट्स वो जिसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो क्या बोलेंगे हम, वेल डिफाइंड नहीं है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट जो न्यूक्लियस है उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही साइटोप्लाज्म में एक गुच्छा सा बन के जो जेनेटिक मटेरियल है वो पड़ा रहता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोट्स में, जिसकी वजह से क्या होते हैं, अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियस इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो तरह की सेल हो गई। तो सबसे पहले क्या आया, मोनेरा। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स रखे गए। फिर प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया है, जिन जो चारों ही क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, जो चारों ही क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। अब यहाँ पे अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले जब हमारे अमाइनो एसिड्स आए थे, अमाइनो एसिड से सबसे पहले कौन आया था, हमारा आरएनए बना था, जेनेटिक मटेरियल बना था। उसके बाद क्या आए थे, मोनेरा आए थे, प्रोकैरियोट्स आए थे। तो अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले मोनेरा आए, फिर प्रोटिस्टा आई, फिर वंजाई आई। क्योंकि प्रोटिस्टा क्या थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे। फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट आए जो कि फंगस थी। फिर इनमें टिश्यू का डिफरेंशिएशन होने लग गया, प्लांट्स आए, और फिर एनिमल्स एडवांस फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हमारी क्या होती है, क्लियर होती है आर.एच. विटेकर के सिस्टम के थ्रू। अब सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा के अंदर सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, बट वो पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है और अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। वो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। यहाँ पे सिर्फ पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड होते हैं, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है क्या, मोनेरा की सेल वॉल। फिर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट किसके अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ यूग्लिनोइड्स यूग्लिनोइड्स में नहीं प्रेजेंट होती। यूग्लिनोइड्स में हमारी क्या होती है, एक बाहर लेयर होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, पेलिकल लेयर। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ के अंदर क्या होती है, हमारी सेलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और फंगस की बात करें तो फंगस के अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जिसमें नाम और नाग हमारे जुड़े होते हैं एज अ मोनोमेरिक यूनिट। प्लांट की बात करें, प्लांट में सेलोज की बनी होती है और एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। तो हम सेल वॉल का देखें तो मोनेरा से लेके प्लांट तक सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ प्रोटिस्टा में सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होती, कुछ एक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बट अगर ब्रॉडली देखें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस और प्लांटी, इन चारों के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमल्स के अंदर क्या है, एब्सेंट है। तो इसके बेसिस पे क्या किया, आर.एच. विटेकर ने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया। फिर किस बेसिस पे किया कि उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, जिसके थ्रू वो सेल वॉल बन के बनी है। फिर आया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। तो मोनेरा के अंदर एब्सेंट होगी, बाकी जितने चार हमारे किंगडम बच गए, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें क्या होगी, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी सेल से मिलकर बनी है, टिश्यू से मिलकर बनी है या ऑर्गन से मिलकर बनी है। सेलुलर में भी सेल्स क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये देखा जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोनेरा सिंगल सेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा क्या होती हैं, ये भी सिंगल सेलुलर होते हैं, फंजाई क्या होती है, ये मल्टी सेलुलर होती है, लूज टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है फंगस के अंदर। प्लांट्स में क्या होता है, टिश्यू एंड ऑर्गन, और एनिमल में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, जैसे कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो सिस्टम आ जाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो एडवांस फॉर्म क्या है, एनिमल्स की फॉर्म है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपना फूड इनटेक करते हैं। मोनेरा ऑटोट्रोपिक होता है, जिसमें वो हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उससे हमारा क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर लेते हैं, एनर्जी का सोर्स लेते हैं। तो ये कीमो ऑटोट्रोपिक भी है, और ये लाइट की प्रेजेंस में भी हमारा अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फोटोसिंथेटिक भी है। और ये डेड और डिकेइंग मैटर पे भी फीड कर सकते हैं, तो ये हेट्रोट्रोपिक भी है। तो हर तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर मिलता है, मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। जैसे ऑटोट्रोपिक की बात करें तो यूग्लिना,
फंगस की बात करें तो जो फंगस है वो हेट्रोट्रोपिक ही होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो या तो पैरासाइट होते हैं या फिर वो सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, सेप्रोफिटिक वो जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करे, और पैरासिटिक वो जो दो होस्ट के ऊपर रहे, उसी से अपना शेल्टर ले और उसी से अपना न्यूट्रिशन ले। फिर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसके थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स हेट्रोट्रोपिक होते हैं जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हम फूड का इंटेक करते हैं और हमारे अंदर एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं और वहाँ पे जाके डाइजेशन होता है। तो जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड का इंटेक करके और बाद में उसको डाइजेस्ट करे, वो होलोजोइक क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पहले ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसका इंटेक करते हैं, बट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले फूड इंटेक किया जाता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर, इसलिए ये क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं कुछ एनिमल्स जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। तो मार्च विटेकर सिस्टम की मेरिट्स के बारे में बात करें कि ये क्यों एडवांटेजियस हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो ये इसलिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एडवांस था क्योंकि इसने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को दर्शाया है कि सबसे पहले मोनेरा आए, फिर हमारे प्रोटिस्टा आए, फिर फंगस आई, फिर प्लांटे आए, फिर एनिमल्स आए। ठीक है, डीमेरिट क्या थी, इसमें सिस्टमेटिक पोजीशन नहीं रखी गई किसकी, वायरसेस की और लाइकेंस की, ये इसका क्या था, ड्रॉबैक था। फिर आए सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही हम थ्री डोमेन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गए, हमारे पास मोनेरा सबसे पहले था, मोनेरा था हमारे पास, फिर उसके बाद कौन सा था हमारे पास, प्रोटिस्टा था। ठीक है, प्रोटिस्टा के बाद क्या था हमारे पास, फंगस था, फंजाई, उसके बाद हमारे पास प्लांटे थे और यहाँ पे एनिमेलिया था। अब यहाँ पे जो कार्ल वोइस थे जिन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, उन्होंने मोनेरा को सेल वॉल की कंपोजिशन के बेसिस पे दो किंगडम में क्लासिफाई किया। यहाँ पे कौन सा किंगडम और यहाँ पे लेके आए कार्ल वोइस, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो हो गए ना सिक्स, कौन कौन से सिक्स हो गए, सबसे पहला हमारे पास आया मोनेरा, आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा, जिसमें उन्होंने किसको रखा, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को उन्होंने रखा मोनेरा के अंदर। फिर आए प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इस तरह से सिक्स किंगडम आ गए। अब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने थ्री डोमेन में क्लासिफाई कर दिया। पहला डोमेन क्या है, आर्किया, दूसरा क्या है, बैक्टीरिया, तीसरा क्या है, यूकेरिया। ठीक है, यूकेरिया के अंदर प्रोटिस्टा आ गए, फंजाई आ गई, प्लांट आ गए और एनिमेलिया आ गए। जितने भी यूकैरियोट्स थे वो यूकेरिया के अंदर रखे गए। बैक्टीरिया के अंदर ट्रू बैक्टीरिया जो कि यू बैक्टीरिया होते हैं वो प्लेस किए गए, और आर्की बैक्टीरिया के अंदर ओल्डेस्ट बैक्टीरिया रखे गए, क्योंकि बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि क्या बेसिस लिया कार्ल वोइस ने सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करने के लिए, या फिर बोले कि थ्री डोमेन ऑफ लाइफ को देने के लिए। उनका बेसिस था 6s RNA जीन किसके अंदर प्रेजेंट है, ये जीन कौन से फाइलम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी मेरिट क्या थी, इसकी मेरिट ये थी कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं उनको दो सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया, उनके बेसिक सेल वॉल की कंपोजिशन के डिफरेंस के बेसिस पे। डीमेरिट क्या थी, ये बहुत, अगर हम स्टडी करने लग जाए तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम कोई नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डिस्कवर करते हैं, बीइंग ए साइंटिस्ट, अगर हम यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं तो हमें हर एक किंगडम को स्टडी करना पड़ेगा कि किस किंगडम के अंदर हम इसको प्लेस करें, तो इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। एंड दूसरा, इन्होंने भी वायरस और लाइकेन के लिए कोई पोजीशन डिफाइन नहीं की, जो कि क्या था, इनका ड्रॉबैक था। फिर आता है हमारा किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा के अंदर क्या कर प्लेस किया गया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लेस किया गया। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो किंगडम मोनेरा के अंदर सारे यूनिसेलुलर आए। इन जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जो मोनेरा के अंदर आते थे उनका सेल स्ट्रक्चर क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर था, मतलब कि जो न्यूक्लियस था वो वेल डिफाइंड नहीं था। सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, सेलुलोज इनकी सेल वॉल में एब्सेंट था। एसेक्सुअल मोड ऑफ
रिप्रोडक्शन की बात करें तो एज पर एनसीईआरटी सिर्फ वहाँ पे क्या दिया गया है, बाइनरी फिजन, कि बाइनरी फिजन डोमिनेंट होता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। और इनमें क्या होता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे 3 तरीके का होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के थ्रू। यहाँ पे जो डीएनए है वो नेक्ड होता है, नेक्ड मतलब उसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स की सेल में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। और यहाँ पे जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। न्यूट्रिशन की बात करें, ऑटोट्रोपिक भी है। ऑटोट्रोपिक में ये क्या है, लाइट की प्रेजेंस में भी फूड बना सकते हैं। फोटो ऑटोट्रोपिक भी है। क्या है, फोटो मतलब लाइट, फोटो ऑटोट्रोपिक भी है। और कीमो, केमिकल से भी अपना फूड बना सकते हैं, तो कीमो ऑटोट्रोपिक भी है। सेप्रोफिटिक भी है, डेड और डिकेइंग मैटर पे भी फीड करेंगे। पैरासिटिक भी है और सिम्बायोटिक भी है। तो यहाँ पे हम बात करें आगे तो इनमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है किंगडम मोनेरा के अंदर, आर्की बैक्टीरिया को, यू बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को और माइकोप्लाज्मा को। ऐसा क्यों, क्योंकि हम आर एच विटेकर के सिस्टम को फॉलो करते हैं, आज भी कार्ल वॉइस के सिस्टम को हम फॉलो नहीं करते। डेट्स वाई आर्की बैक्टीरिया को किसके अंदर रखा गया है, किंगडम मोनेरा के अंदर। अब हम बात करें सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। ये क्या है, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। अगर आर्की बैक्टीरिया के नाम की बात करें तो आर्किया मीन्स एशियंट और बैक्ट मीन्स रोड, तो ये रोड शेप्ड एशियंट बैक्टीरिया है। मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे पहले आने वाले। सेल वॉल नॉन सेलोजिक है, सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन की मिलके बनी होती है। मोस्ट ऑफ देम आर कीमोटोट्रोपिक केमिकल्स, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिकल हो या इनऑर्गेनिक हो, उससे ये एनर्जी का सोर्स बनाते हैं, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं। इसको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोला जाता है क्योंकि ये सबसे पहले इवोल्व होने वाले बैक्टीरिया हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स एंड एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे सॉल्ट कंडीशन ज़्यादा हो, जहाँ पे पीएच ज़्यादा हो, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए जो आर्की बैक्टीरिया है उनको 3 कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं। हमारे कौन कौन सी कैटेगरी है, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स। मिथेनोजेंस हमें नाम से पता चल रहा है, मिथेन गैस, ठीक है। तो जो मिथेन गैस है उसको रिलीज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको क्या बोला जाता है, मिथेनोजेंस। ये स्ट्रिक्टली एनएरोब्स हैं, मतलब ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी मार्शी एरिया आता है, दलदली एरिया आता है, या रूमिनेंट्स क्या, जो जुगाली करते हैं, जैसे केटल्स, ठीक है, गायें और भैंस, ठीक है, उनकी गट में कौन सर्वाइव करते हैं, मिथेनोजेंस। ये हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी मीथेन है उसका 65% प्रोडक्शन कौन करते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया, जो किसके अंदर आते हैं, आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो नाम से ही पता चल जाएगा, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोस्पाइरिलम। तो नाम से पता चल रहा है, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोस्पाइरिलम। हेलोफाइल्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, एनएरोब्स होते हैं, बट हेलो मीन्स सॉल्टी, हेलो मीन्स सॉल्टी, हेलोफाइल्स मीन्स सॉल्टी। तो सॉल्टी इन्वायरमेंट में भी कौन रह सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया। ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हेलोफिल्स बोलते हैं। कोई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती, इनके अंदर एक पिगमेंट होता है हेलोरोडोप्सिन। कौन सा पिगमेंट होता है, हेलोरोडोप्सिन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो नाम से पता चल रहा है, हेलोबैक्टीरिया, हेलोकोकस और हेलोफेरेक्स, ठीक है। फिर आते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मतलब हीट, एसिडो मतलब एसिड, ठीक है, फिल्स मतलब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे हीट ज़्यादा है, जहाँ पे एसिड ज़्यादा है। टेम्परेचर और एसिड लविंग इनको बोला जाता है। तो जहाँ पे सल्फर स्प्रिंग्स होती हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स जैसे वोल्केनोज जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे थर्मो एसिडोफिल्स पाए जाते हैं। इनके अंदर स्पेशल ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी कम हो जाती है और हाई टेम्परेचर पे जो सेल है वो पिघल नहीं पाती। क्यों नहीं पिघल पाती, क्योंकि ब्रांच्ड चेन लिपिड्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी कम हो गई। फ्लूइडिटी कम हो गई तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी।
हाई टेम्परेचर पे भी, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल की बात करें, सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, तो नाम से पता चल रहा है सल्फोलोबस, सल्फोलोबस, डी सल्फोलोबस, सल्फोलोबस एंड डी सल्फोलोबस किसका एग्जाम्पल है? थर्मो एसिडोफिल्स का। आगे बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। सबसे पहले ट्रू बैक्टीरिया तिथ के ऊपर जो टार्टार प्रेजेंट होता है उसमें किसने ऑब्जर्व किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। और उनको नाम क्या दिया था? उन्होंने नाम दिया था स्मॉल एनिमल क्यूल्स। उसके बाद एहरनबर्ग आए 1829 में। एहरनबर्ग आए 1829 में, जिन्होंने क्या टर्म दी? बैक्टीरिया टर्म दी। क्या, कौन सी टर्म दी? बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया कोस्मोपोलिटन होते हैं। कोस्मोपोलिटन वर्ड उन ऑर्गेनिजम्स के लिए इंक्लूड किया जाता है जो हर तरह के हैबिटेट में, हर तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो थायो मार्गेरिटा और नेमीबायेंसिस। थायो मार्गेरिटा, नेमीबायेंसिस, ये क्या है? लार्जेस्ट ट्रू बैक्टीरिया, लार्जेस्ट यू बैक्टीरिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले एज पर एनसीईआरटी किसके बेसिस पे बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया? शेप के बेसिस पे, कि इनकी डिफरेंट शेप होती है। किसकी? यू बैक्टीरिया की, ट्रू बैक्टीरिया की। और बेसिकली 4 शेप यहाँ पे पाई जाती है। कोकस जिसमें स्पेरिकल शेप होंगे, बैसिलस जिसमें रोड शेप होंगे, स्पाइरलम जिसमें कर्व्ड होंगे, और विब्रियो जो कोमा शेप होंगे। तो कोकस जिसमें एक कोकस हो, मतलब सिर्फ एक बैक्टीरिया हो, मोनोकोकस। 2 ऐसे स्पेरिकल बैक्टीरिया जुड़े हो तो डिप्लोकोकस। और अगर वहाँ पे गुच्छा बन रखा है किसका? बैक्टीरियाज का, तो उसको हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। और अगर हमारा यहाँ पे चेन की फॉर्म में ये स्पेरिकल बैक्टीरिया ज्वाइन हो रखे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिप्टोकोकस। ठीक है, इसी तरह एक रोड शेप का बैक्टीरिया सिंगल प्रेजेंट होगा तो मोनोबैसिलस, 2 प्रेजेंट होंगे डिप्लोबैसिलस, और बहुत सारे होंगे तो स्टेफाइलोकोकस, और फिर हमारे चेन की फॉर्म में होते हैं स्ट्रिप्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल क्या होते हैं? कर्ड होते हैं और इनकी ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। मोनोकोकस जो कोकाई होते हैं, कोकस बैक्टीरिया होते हैं, उनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती। रोड शेप्ड के बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। स्पाइरलम के ऊपर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें स्पाइरलम बैक्टीरिया की, तो यहाँ पे क्या आता है? कैम्पलोबैक्टर जेजिनी और हेलिकोबैक्टर इसके एग्जाम्पल हैं। फिर विब्रियो की बात करें, विब्रियो क्या है? विब्रियो हमारा क्या है? यहाँ पे कोमा शेप्ड का बैक्टीरिया। तो विब्रियो कोलेराई जो कोलेरा कोज करता है वो बैक्टीरिया इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, स्पाइरलम में स्पाइरोकीट्स भी आते हैं, ट्रिपोनिमा और पैलिडियम। दोबारा से मैं बात कर रही हूँ, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं: कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। कोकस मतलब स्पेरिकल शेप्ड, जिसमें सिंगल होगा तो मोनो, 2 होंगे तो डिप्लो, और बहुत सारे होंगे तो स्टेफाइलो, और चेन की फॉर्म में होंगे तो स्ट्रिप्टोकोकस। बैसिलस रोड शेप के होते हैं, 1 रोड होगी तो मोनोबैसिलस, 2 होंगी तो डिप्लो, बहुत सारी होंगी स्टेफाइलो, और चेन की फॉर्म में अरेंज होंगी तो स्ट्रिप्टोबैसिलस। एग्जाम्पल है साल्मिनेला टाइफी जो क्या करता है? टाइफाइड कोज करता है। स्पाइरलम क्या होते हैं? कर्व्ड बैक्टीरिया होते हैं, इनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे बैसिलस के ऊपर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, पर कोकस के अंदर फ्लैजिला अब्सेंट होती है। ठीक है, स्पाइरलम का एग्जाम्पल की बात करें तो कैम्पलोबैक्टर जेजिनी, हेलिकोबैक्टर पायरोली, और हमारा स्पाइरोकीट्स जिसमें ट्रिपोनिमा पैलिडियम इसका एग्जाम्पल है। विब्रियो कोमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, और विब्रियो के ऊपर भी फ्लैजिला पाई जाती है। ये विब्रियो कोलेराई है। ठीक है, इन तीनों के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकती है, पर कोकस के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया को। यहाँ पे क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया था? स्ट्रेन के बेसिस पे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में क्लासिफाई किया था। तो उन्होंने कैसा स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप किया, और कैसे उन्होंने यहाँ पे जो क्रिश्चियन ग्राम है उन्होंने कैसे बैक्टीरिया को स्ट्रेन किया, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो उन्होंने बैक्टीरिया का स्मीर लिया, ठीक है, फिर उसको क्रिस्टल वॉयलेट के साथ स्टेन किया। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट के साथ स्टेन करने के बाद जो भी बैक्टीरिया थे वो सारे कलरफुल दिखाई दिए, इसलिए हमने बोला कि ऑल बैक्टीरिया विल बी स्टेन। सारे बैक्टीरिया स्टेन होंगे, या तो ब्लूइश कलर में होंगे या पर्पल कलर में होंगे।
ठीक है। फिर उन्होंने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया, और जब बैक्टीरिया देखे तो बैक्टीरिया पोटेशियम आयोडाइड से भी क्या हो गए, स्टेन हो गए, क्रिस्टल वॉयलेट से भी हो गए थे। तो क्रिस्टल वॉयलेट के लिए CV और पोटेशियम आयोडाइड के लिए I। तो जब दो स्टेन से बैक्टीरिया स्टेन हो रहे हैं तो वो स्टेन क्या हो गया, फिक्स हो गया, और उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, CVI कॉम्प्लेक्स। C से क्या है क्रिस्टल, V से वॉयलेट, I से क्या है आयोडीन। तो क्रिस्टल वॉयलेट पोटेशियम आयोडाइड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया। अब उन्होंने डी स्टेन किया, मतलब जो एक्सेस स्टेन है उसको हटाने के लिए हम या तो वाटर से या फिर हम एब्सोल्यूट अल्कोहल से ट्रीट करते हैं अपनी सेल को। तो उन्होंने डी स्टेनिंग के लिए वाटर लिया और अल्कोहल लिया, ठीक है। अब डी स्टेन करने के बाद कुछ बैक्टीरिया थे जिनके अंदर स्टेन रिटेन कर गया, तो जिनके अंदर रिटेन कर गया उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल दिया, जिनके अंदर स्टेन रिटेन नहीं हुआ उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोल दिया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल क्या है, बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, कोरिन बैक्टीरियम, स्ट्रिप्टोकोकस और स्टीफाइलोकोकस। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो सुडोमोनास, साल्मोनेला, नाइजीरिया, क्लाइमाइडिया, ई कोलाई, एंट्रोबैक्टर एंड क्लेप्सिला और सुडोमोनास एंड एरुजिनोसा। मैं दोबारा से रिपीट करूंगी बिकॉज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन है, बेसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम, कोरिन बैक्टीरिया, स्ट्रिप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल क्या है, सुडोमोनास, साल्मोनेला, नाइजीरिया, क्लाइमाइडिया, ई कोलाई, एंट्रोबैक्टर, क्लेप्सिला, सुडोमोनास और एरुजिनोसा। ये ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो हैं जो क्रिश्चियन ग्राम के स्टेन को रिटेन कर लेते हैं, और ग्राम नेगेटिव ऐसे हैं जो उसके स्टेन को रिटेन नहीं करते। तो किस बेसिस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो रिटेन करते हैं या नहीं रिटेन करते, तो उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन थोड़ी अलग होती है, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव स्टेन रिटेन कर जाते हैं और ग्राम नेगेटिव स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते। तो क्या है इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन, देखो सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। ग्राम नेगेटिव की बात करें, पहले साइटोप्लाज्म आ गया, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड बाइलिपिड मेम्ब्रेन है। जैसी एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही यहाँ पे होती है। फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स दो लेयर में प्रेजेंट होते हैं और बीच में कहीं कहीं क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो लिपिड्स को फैटी एसिड्स बोला जाता है, फैटी एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम है। फिर अगर हम ग्राम नेगेटिव में देखें तो यहाँ पे कोई भी पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं है, पर ग्राम नेगेटिव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तुरंत बाद यहाँ पे एक स्पेस आ जाता है जो यहाँ पे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, इसीलिए क्या बोला गया इसको, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। बट ये स्पेस ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल स्टार्ट हो जाती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल के ऊपर एसिड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइकोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइकोइक एसिड बोलते हैं। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, अब हम ग्राम नेगेटिव में देखें तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये बहुत ही पतली सी लेयर है, बट ग्राम पॉजिटिव में देखें तो ये बहुत ही थिक लेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक पतली लेयर है, और ग्राम नेगेटिव में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, और उसके ऊपर यहाँ पे टाइकोइक एसिड एब्सेंट है, और क्या प्रेजेंट है, लिपोपोलीसेक्राइड, लिपोपोलीसेक्राइड। तो ग्राम पॉजिटिव में देखें तो हमारा क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद डायरेक्ट सेल वॉल। बट अगर ग्राम नेगेटिव में देखें तो साइटोप्लाज्म के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर स्पेस, फिर पेप्टाइडोग्लाइकन की पतली सी लेयर, फिर यहाँ पे लिपिड्स की लेयर, फिर लिपोपोलीसेक्राइड्स, ठीक है। तो इतनी सारी लेयर होने की वजह से जो ग्राम नेगेटिव है वो क्या नहीं कर पाता, स्टेन को रिटेन नहीं कर पाता, बट ग्राम पॉजिटिव रिटेन कर जाता है, और इसीलिए ये सेल वॉल के बेसिस पे दो कैटेगरी में क्लासीफाई किए गए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब ब्रॉडली इनका डिफरेंस समझें तो जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें नंबर ऑफ लेयर 1 होती है, ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर होती हैं। किसकी, सेल वॉल की। इनकी थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर की होती है, ग्राम नेगेटिव की 8 to 10 नैनोमीटर की होती है। तो ये स्टेन को डी स्टेन कर देते हैं।
पतली लेयर होने की वजह से। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है टाइकोइक एसिड और टाइकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं, बट ग्राम नेगेटिव में हमने देखा लिपोपोलीसेक्राइड, लिपोप्रोटीन्स एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन की पतली सी लेयर प्रेजेंट होगी। लिपिड यहाँ पे कम होंगे और लिपिड ग्राम नेगेटिव में हमने देखा भर भर के लिपिड प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे भी लिपिड प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लिपोप्रोटीन है, ऊपर भी लिपोपोलीसेक्राइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिपिड्स क्या है, बहुत लार्ज है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन सबसे ज़्यादा किस में है, ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में पतली सी लेयर प्रेजेंट है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो ये डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। अब आती है फ्लैजिला। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, और फ्लैजिला के बेसिस पे जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। ब्रॉडली अगर हम देखें तो दो कैटेगरी पे क्लासिफाई किया जाता है, ए ट्रिकस और ट्रिकस। ए मतलब नहीं है, ए का मतलब क्या है, नो फ्लैजिला। ठीक है, ए ट्रिकस मतलब फ्लैजिला नहीं है, ट्रिकस मतलब फ्लैजिला है। तो ए ट्रिकस विदाउट फ्लैजिला, और जिनमें ट्रिकस है मतलब विद फ्लैजिला। विद फ्लैजिला भी सिंगल फ्लैजिला है तो मोनोट्रिकस, और भाई एक ही एंड पे बहुत सारी फ्लैजिला है तो लोफोट्रिकस, और दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला है तो एम्फीट्रिकस। एम्फी मतलब टू, लोफो मतलब बहुत सारी। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल। पेट्रीट्रिकस का मतलब है पूरी बॉडी पे, पेट्री डिश की तरह पूरी बॉडी पे क्या है, फ्लैजिला। तो मोनोट्रिकस सिंगल फ्लैजिला है, एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेराई। लोफोट्रोकस एक एंड पे है पर गुच्छा है किसका, फ्लैजिला का, तो स्पाइरलम वोल्यूटेंस। और एम्फीट्रिकस दोनों ही एंड पे, एम्फी मतलब डूल, तो दो एंड पे क्या है, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है जैसे नाइट्रोसोमोनास। पेट्रीटिकस पूरी बॉडी पे बहुत सारी फ्लैजिला जैसे ई-कोलाई। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, फ्लैजिला के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम यू बैक्टीरिया की सेल का जर्नल स्ट्रक्चर देखें तो ये सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। रिजल्ट इसकी सेल वॉल होती है। इस सेल वॉल के बाहर एक म्यूसिलेजिनियस सीथ प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेज की बनी हुई यहाँ पे सीथ प्रेजेंट होती है सेल वॉल के अराउंड। उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। सिंगल सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है जो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डीएनए होता है वो गुआनिन और साइटोसिन रिच होता है, जी और सी का कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा होता है। प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए मतलब इनके अंदर अपना ओराई होता है, अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ये अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने की वजह से खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को भी रेजिस्टेंट कर देते हैं और वो एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। डीएनए जीसी रिच होता है। न्यूक्लियोइड जीनोफोर या इंसेपिएंट न्यूक्लियस हम बोलते हैं इनके नेक्ड डीएनए को। ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। मुसिलेजिनियस सीथ प्रेजेंट होती है सेल वॉल के बाहर, जो या तो कैप्सूल की फॉर्म में होगी या स्लाइम लेयर की फॉर्म में होगी। अगर वो अच्छे से प्रेजेंट है, बाउंड फॉर्म में है तो कैप्सूल की फॉर्म में होगी, लूजली बाइंड होगी तो स्लाइम लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी मुसिलेजिनियस सीथ। सेल वॉल रिजिड होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन शो करती है इस तरह से। मान लो ये सेल वॉल है और उसके अंदर ऐसे पाउच लाइक, वेसिकल लाइक इनवेजिनेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिजोसोम्स बोलते हैं। मिजोसोम्स रिप्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करते हैं। अब राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स क्या होती हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होती है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम 70S होते हैं और एक राइबोसोम्स नहीं, बहुत सारे राइबोसोम्स ऐसे जुड़ जाते हैं और एक साथ बहुत सारे जीन्स का ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीराइबोसोम किस में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन या तो एयरोबिक रेस्पिरेशन होगा या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। जो एयरोबिक है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और जो एनएरोबिक है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। तो एयरोबिक रेस्पिरेशन को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, ओब्लिगेट एंड फैक्युलेटिव। ओब्लिगेट वो कंडीशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव उसी कंडीशन में सर्वाइव कर सके, जैसे ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई सर्वाइव कर सके तो वो क्या है, ओब्लिगेट है। एग्जाम्पल है बैसिलस सबटिलिस। और फैक्युलेटिव वो होते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी कर लिया बट
उन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कर लिया, ठीक है। मतलब ये करे तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही, बट ऑक्सीजन नहीं है प्रेजेंट तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाएंगे। एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। अब एनएरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो ओब्लिगेट वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सर्वाइव करेंगे, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेगा। फैक्युल्टेटिव वह है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो करेंगे ही, बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है तब भी वो कर सकते हैं, जैसे सुडोमोनास। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक में क्लासिफाई किया गया है। ऑटोट्रोपिक में भी फोटो ऑटोट्रोपिक जो लाइट की प्रेजेंस में कर सकते हैं, और कीमो ऑटोट्रोपिक जो केमिकल से अपना इलेक्ट्रॉन डोनर लेके एनर्जी सोर्स लेके क्या कर सकते हैं, फोटोज अपना खुद फूड बना सकते हैं। जो बैक्टीरिया है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे तो उनमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये किस में प्रेजेंट होता है, पर्पल बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियो फियोफाइटिन, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियो विर्डिन, ये 3 हमारे पिगमेंट है, कौन कौन से, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फियोफाइटिन एंड बैक्टीरियो विर्डिन। अब जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। ऐसा क्यों बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक? ऑक्सीजेनिक का मतलब है कि ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होगी। जैसे प्लांट जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन इवोल्व करते हैं, वो ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन इवोल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सॉरी, बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन इवोल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोलाइसिस होता है, लाइट की प्रेजेंस में वाटर अपने आयंस में टूटता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन इवोल्व होती है, बट ऐसा बैक्टीरिया के केस में नहीं होता। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड की जाती है, या तो डायरेक्टली या फिर किसी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, मतलब एक प्रोटॉन लेते हैं आयन की फॉर्म में। कौन? ग्रीन बैक्टीरिया, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो ये क्या है, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, केमिकल से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपना ऑर्गेनिक फूड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से लेते हैं और एनर्जी की फॉर्म में ये एटीपी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हैं जो कीमो एटोट्रोपिक बैक्टीरिया की अंडर आते हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एंड आयरन बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कीमो एटोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं? केमो मतलब केमिकल से अपना फूड बनाना, जिसमें वो हाइड्रोजन को मतलब प्रोटॉन को लेंगे एज अ एनर्जी सोर्स बनाने के लिए, मतलब एटीपी की फॉर्मेशन के लिए वो H पॉजिटिव आयन लेते हैं जो कि एक प्रोटॉन है, ठीक है। वो किससे लेते हैं, H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, या कोई भी इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका ब्रेक डाउन करके ये प्रोटॉन को लेते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एटीपी एंड कार्बोहाइड्रेट, जो कि उनका फूड है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इनको केमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 3 मेन कैटेगरी आती है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की एंड आयरन बैक्टीरिया की। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब एटमॉस्फेरिक जो हमारी नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना सोइल के अंदर, ताकि प्लांट्स उसको क्या कर सके, ले सके, कंज्यूम कर सके और अपने अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड या बहुत सारे प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। क्योंकि प्लांट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में, उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उनको भी फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। एक फ्री लिविंग होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब क्या है? फ्री लिविंग का मतलब है कि सोयल में वो इधर उधर ऐसे ही डिस्पर्स होंगे, फ्रीली इंडिपेंडेंट उनकी एग्जिस्टेंस होगी। सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक रिलेशनशिप में होंगे, ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें बैक्टीरिया और प्लांट दोनों को बेनिफिट हो। तो सिम्बायोटिक मतलब, बायोटिक मतलब लिविंग, सिम मतलब 2 हमारे ऑर्गेनिज्म है जो किसमें है, एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या होते हैं, बेनिफिशियल रिलेशनशिप में होते हैं प्लांट्स के साथ। तो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, जब हमने बोला कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में 2 कैटेगरी, एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया की, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। तो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है उनको भी फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, एयरोबिक एंड एनएयरोबिक। ऐसे जो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड की मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, एक ऑक्सीजन की अब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। तो यहाँ पे इनके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एयरोबिक की कैटेगरी में आता है एजिटोबैक्टर, बेजरनिकिया,
क्लेब्सिला, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन आता है? एनाबिना एंड नोस्टोक। तो कौन कौन से एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं? एजोटोबैक्टर, बेजर्निकिया, क्लेब्सिला। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से आते हैं? एनाबिना एंड नोस्टोक। एन एरोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में फ्री लिविंग होते हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे वो कौन है? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम क्या है? एन एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलते हैं ऐसे बैक्टीरिया के अंदर जो हमारे यहाँ पे क्या है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। सेकेंड। तो जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है उसमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं? उसमें आते हैं राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से? फलीदार पौधे, ठीक है, जिसमें फली आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइजोबियम क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलता है। फ्रेंकिया, फ्रेंकिया एक्टिनोराइजल एसोसिएशन में मिलता है जिम्नोस्पर्म्स के साथ। एक्टिनोराइजल एसोसिएशन में फ्रेंकिया मिलता है किसके साथ? जिम्नोस्पर्म्स के साथ। फिर साइनोबैक्टीरिया भी हमारे फ्री लिविंग भी है। फ्री लिविंग में हमने देखा एनाबिना एंड नोस्टोक। और कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया भी हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलते हैं, ठीक है, जैसे एंजियोस्पर्म्स के साथ गुनेरा मिलता है, जिम्नोस्पर्म्स के साथ साइकस मिलता है, टेरिडोफाइट्स के साथ अजोला मिलता है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के साथ एंथोसेरोस मिलता है और लाइकेंस में लिग्निया मिलता है, ठीक है। लाइकेंस क्या है? एल्गी का और फंगस का एसोसिएशन, जिसके साथ लिग्निया जो किसकी कैटेगरी में आता है? साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। फिर राइस के साथ कौन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलता है? एजोस्पाइरुलम। एजोस्पाइरुलम किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलता है? राइस के साथ। फिर आते हैं सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये भी क्या है? कीमोटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करके सल्फर रिलीज करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फिर उस एनर्जी का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर आयरन बैक्टीरिया आते हैं। आयरन बैक्टीरिया में फेरोबैसिलस या फेरो ऑक्सीडेंस आते हैं। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। आयरन बैक्टीरिया के एग्जांपल देखो तो फेरोबैसिलस और फेरो ऑक्सीडेंस, ये क्या करते हैं? जो हमारा आयरन कार्बोनेट होगा उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे और एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये हमारी एक आयरन का यूज करके क्या कर रहे हैं? अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट इज वाई वी कॉल देम आयरन बैक्टीरिया, जिसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? फेरोबैसिलस एंड फेरो ऑक्सीडेंस। फिर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो मेन जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? बाइनरी फीजन। फीजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, ठीक है। बाइनरी मतलब दो, तो एक जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में क्या हो रही है? टूट रही है, अपने आप का ही ब्रेक डाउन कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड की फॉर्म में, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो क्या होगा? सबसे पहले सेल रेप्लिकेट करेगी अपने डीएनए को, मतलब डीएनए अपनी एक कॉपी बनाएगा। जब बाइनरी फ्यूजन होगा, जब कॉपी बन जाएगी तो धीरे धीरे जो साइटोप्लाज्म है वो टूटने लग जाएगा दो में, और जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेशन शो करेंगी। इन्वेजिनेशन क्या मतलब? अंदर की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देंगी, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी, और क्या करेंगी? वो दो डॉटर सेल्स को जनरेट करेंगी। फिर क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होगी और दो सेल वॉल बन जाएंगी, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएंगे, दो न्यूक्लियोइड बन जाएंगे और दो पार्ट बन जाएंगे किसके? साइटोप्लाज्म के, और दो सेल सेपरेट होकर दो डॉटर सेल्स को जनरेट कर देंगी। ये किस में होता है? बाइनरी फ्यूजन में। फिर एक फॉर्म होती है रिप्रोडक्शन की जिसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। देखो एंडोस्पर्म जो एंडोस्पोर होता है, एंडोस्पोर कब फॉर्म होगा? अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में, जो यहाँ पे बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए क्या नहीं है? अप्रोप्रिएट नहीं है। उस टाइम पे एक बैक्टीरिया अपने ही पार्ट को क्या कर देता है? एंडोस्पोर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो एक ही बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स बना देगा, नहीं, वो सिंगल बैक्टीरिया में कन्वर्ट होगा। तो एंडोस्पोर क्या है?
एंडोस्पोर, एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है। तो क्या है, किसी एक थिक वॉल के अंदर, एक थिक कवरिंग के अंदर एक स्पोर है, ठीक है। तो थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर है ये, जो कब फॉर्म होते हैं, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में फॉर्म होते हैं। जैसे ये एक बैक्टीरिया था, तो बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने प्रोटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म क्या था, वो भी जो भी साइटोप्लाज्म है वही क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो था वो न्यूक्लियस के साथ सेपरेट हो जाता है बैक्टीरिया की सेल से। अब फिर उसके अराउंड क्या फॉर्म हो जाती है, वॉल्स फॉर्म हो जाती है, सेल वॉल्स फॉर्म हो जाती है, जिसके बाद ये एंडोस्पोम बन जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के साथ सेपरेट हो गया है, उसके अराउंड क्या हो गया है, वॉल्स फॉर्म हो गई है, मैच्योर हो गया है, और मैच्योर होके वो सेपरेट होके एक सेपरेट एंडोस्पोम की फॉर्मेशन कर देगा। और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो इसकी वॉल्स डीजनरेट हो जाएंगी और स्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक फुल्ली ग्रोन बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो किस किस बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है या एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पाई जाती है, बेसिलस के अंदर एंड क्लोस्ट्रीडियम के अंदर। क्लोस्ट्रीडियम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ठीक है। बेसिलस क्या है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। तो बेसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम में क्या पाई जाती है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पाई जाती है। अब एडवांटेज क्या है एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन की, हाई टेम्परेचर, ओ मान लो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, तो उसमें ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में तो उससे ये टॉलरेट करवाते हैं बैक्टीरिया को। और एंटी कोएगुलेंट केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, डिप्लोकोलिन एसिड, एंटी कोएगुलेंट केमिकल प्रोड्यूस करते हैं ये डिपिकोलिनिक एसिड। और ये क्या करते हैं, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें 3 प्रोसेस आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजुगेशन की। कंजुगेशन जो प्रोसेस है वो किसने दी थी, यहाँ पे लेडरबर्ग ने एंड टोटम ने दी थी। किसने दी थी, लेडरबर्ग एंड टोटम ने दी थी। और ये उन्होंने किसके अंदर सबसे पहले डिस्कवर की थी, ये या फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, वो किसके अंदर कंडक्ट किया था, ई कोलाई के अंदर। तो ई कोलाई की 2 फॉर्म होती है, एक डोनर फॉर्म होती है, एक रेसिपिएंट फॉर्म होती है। जो डोनर फॉर्म होती है उसके अंदर एफ प्लाज्मिड होता है। हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया की सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जो प्लाज्मिड होता है, जो सर्कुलर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ठीक है। तो जो डोनर सेल्स होती है उसको एफ पॉजिटिव बोला जाता है, और उसके अंदर एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या करता है, पिलाई फॉर्म करता है, सेक्स पिलाई फॉर्म करता है, ठीक है। अब जो ये है, ये क्या करता है पिलाई, ये प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का काम करता है या फिर कंजुगेशन ट्यूब का काम करता है, 2 बैक्टीरिया के बीच में प्रोटोप्लाज्म को लिंक करने का काम करता है, या फिर हम बोले तो 2 बैक्टीरिया को कंजुगेट करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया जिसको ये ज्वाइन करेगा उस बैक्टीरिया को रेसिपिएंट बैक्टीरिया बोला जाता है या एफ नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंजुगेशन के टाइम में जो जेनेटिक मटेरियल है दो मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल 2 मेथड्स के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। एक होता है स्टीराइल मेल मेथड, एक होता है फर्टाइल मेल मेथड। जब फर्टाइल मेल मेथड में क्या होता है, जो एफ पॉजिटिव मेल है, एफ पॉजिटिव मेल मतलब डोनर मेल, वो HFR मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो HFR मेल है और जो एफ नेगेटिव फीमेल मतलब रेसिपिएंट फीमेल, वो कनेक्ट करेंगी सेक्स पाइलस के थ्रू, जो किसने फॉर्म किया होगा, एफ पॉजिटिव में प्रेजेंट एफ प्लाज्मिड के थ्रू फॉर्म किया गया होगा। तो जो HFR है वो अपने इंटीग्रेटेड डीएनए को तोड़ देगा और उसकी एक कॉपी बना देगा, रेप्लिकेट कर देगा, और उसको इस सेक्स पाइलस के थ्रू किसमें, एफ नेगेटिव फीमेल जो सेल है या फीमेल बैक्टीरियल सेल है उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। तो जो सेगमेंट है वो रिप्लेस करेगा एक जो एफ नेगेटिव सेल के अंदर जो होमोलोगस सेगमेंट है। होमोलोगस सेगमेंट क्या होता है, 2 यहाँ पे क्रोमोजोम है, ऐसे क्रोमोजोम्स जिनके अंदर सेम ट्रेट के जीन की लोकेशन सेम हो। सेम ट्रेट मतलब जैसे मान लो किसी एक करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कोई जीन है, एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड कोई जीन है, वो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होगा 2 क्रोमोजोम में, ठीक है। 2 क्रोमोजोम जो डिफरेंट पेरेंट के हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो रेसिपिएंट सेल है, एफ नेगेटिव सेल्स है, उसके अंदर एक होमोलोगस क्रोमोसोम को रिप्लेस कर देगा डोनर सेल का
क्रोमोसोम और नया एक रिकम्बिनेंट फॉर्म का डीएनए यहाँ पे बन जाएगा, किसके अंदर, एफ नेगेटिव के अंदर। और स्टीराइल मेल मेथड में क्या होता है, जो एफ पॉजिटिव डोनर सेल्स है एंड एफ प्लाज्मिड है वो क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया कंटेन करते हैं जो रेप्लिकेट करता है अपने डीएनए को, अपने डीएनए की कॉपी फॉर्म करता है और फिर वो अपने आप को ही रेसिपिएंट सेल में कन्वर्ट कर देता है और अपने आप ही वो एज अ डोनर सेल बिहेव करता है बाद में इन लेटर कंडीशन, और फिर एक रिसिपिएंट डीएनए में क्या कर देगा, अपने जीनोम को ट्रांसफर कर देगा। सेकेंड प्रोसेस है जेनेटिक रिकम्बिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो ग्रिफ्थ ने दी थी, या फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किस पे, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई पे। कब, 1928 में, 1928 में ग्रिफ्थ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई पे क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 2 स्ट्रेन डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया के जो न्यूमोनिया कोज करता है। तो उन्होंने 2 स्ट्रेन आइडेंटिफाई किए थे, एक आर टाइप का स्ट्रेन होता है, एक एस टाइप होता है। जो आर टाइप होता है वो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन होता है, पर जो एस टाइप होता है वो वायरुलेंट होता है, मतलब वो निमोनिया कोजिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो वायरुलेंट स्ट्रेन है यहाँ पे, एस टाइप का जो स्ट्रेन है उसमें एक पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है, बैक्टीरिया के बाहर एक पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होने की वजह से वो निमोनिया कोज कर पाता है। पर आर में ये जो कोटिंग है ये एब्सेंट होती है, इसलिए आर क्या है, यहाँ पे निमोनिया कोज नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया, ग्रिफ्थ ने यहाँ पे आर टाइप का जो स्ट्रेन है उसको माइस के अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया, तो माइस क्या कर गया, सर्वाइव कर गया। बट जब उन्होंने एस टाइप का जो वायरुलेंट स्ट्रेन था उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो वो उसकी डेथ हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो है एस स्ट्रेन था उसको हीट की हेल्प से किल कर दिया और उसको माइस में किल किया, तो माइस क्या रहा, जिंदा रहा, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। बट जब उन्होंने आर स्ट्रेन क्या था, नॉन इन्फेक्टिव स्ट्रेन था पर वो अलाइव स्ट्रेन था, उसको उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट स्ट्रेन था उसके साथ उन्होंने क्या करा, साथ में दोनों को इंजेक्ट करा माइस के अंदर, तो माइस की मृत्यु हो गई। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो हीट किल एस स्ट्रेन था उसका डीएनए यहाँ पे आर स्ट्रेन के साथ क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया और जो हमारा आर टाइप नॉन वायरुलेंट था वो वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से माइस के अंदर निमोनिया कोज हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो ग्रिफिथ ने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया, यहाँ पे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को कंक्लूड किया कि यहाँ पे एक कुछ चीज है जो दूसरे नॉन वायलेंट स्ट्रेन को वायलेंट में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो कुछ तो है जो एक डीएनए से दूसरे डीएनए में ट्रांसफर हो रहा है, पर उनको ये नहीं पता था कि ये प्रोटीन है, आरएनए है या डीएनए है। तो ग्रिफ्थ के बाद यहाँ पे एवरी ने, मैकलॉर्ड ने और मैककार्टी ने क्या किया, सेपरेट किए कार्बोहाइड्रेट, डीएनए एंड प्रोटीन, किससे, बैक्टीरिया मतलब जो डेड माइस था उसके जीनोम से उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, डीएनए एंड प्रोटीन्स यहाँ पे सेपरेट किए और अलग अलग एंजाइम्स की प्रेजेंस में उन्होंने देखा, प्रोटीएज की प्रेजेंस में देखा, प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा पर कार्बोहाइड्रेट डीएनए को नहीं कर पाएगा, डीएनए डीएनए को कर देगा, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को नहीं करेगा, आरएनए आरएनए को कर देगा पर डीएनए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग एंजाइम डाल के देखे और फिर उन्होंने इन्होंने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पे ना तो प्रोटीन, ना आरएनए, ना कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई भी ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है जो क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल को ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ पे डीएनए एक ऐसा माइक्रोमोलिक्यूल्स है जो क्या करता है, हमारी दूसरी नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को वायरुलेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो इन्होंने यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था कि भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो डीएनए की वजह से हो रही है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए की वजह से हो रही है, ठीक है। इसको ही एज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला गया, किसमें, बैक्टीरिया के केस में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी है किस किस बैक्टीरिया में देखी गई, ये बैसिलस के अंदर देखेगी, हीमोफाइलस के अंदर देखेगी, हीमोफिलस भी क्या करता है, न्यूमोनिया कोज करता है। नाइजीरिया के अंदर देखेगी, कौन कौन से बैक्टीरिया के अंदर देखेगी, बैसिलस, हीमोफिलस एंड नाइजीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई। फिर उसके बाद हमारा जेनेटिक रिकम्बिनेशन में लास्ट प्रोसेस आती है ट्रांसडक्शन की। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज बीच में आती है दो बैक्टीरिया के, बैक्टीरियोफेज जीनोम को ट्रांसफर करती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो जो ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट है वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो कि टाइफॉइड कोज करता है, उसके अंदर
डिटेक्ट की गई जिंडर एंड लेडरबर्ग के थ्रू। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या यहाँ पे स्टेटमेंट दी, ये स्टेटमेंट दी कि जो जीन है वो एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया के जीनोम में इनकॉर्पोरेट होते हैं, किसकी हेल्प से, बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो यहाँ पे ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है वो 3 टाइप से होती है। एक जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है, एक रेस्ट्रिक्टेड या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है, और एक अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन होता है। 3 टाइप की प्रोसेस होती हैं, जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन, रेस्ट्रिक्टेड एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, कोई भी जीन, किसका, डोनर बैक्टीरिया का कोई भी जीन, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरी बैक्टीरिया में, रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करें, जर्नलाइज्ड जो ट्रांसडक्शन है वो किस में देखा जाता है, T4 बैक्टीरियोफेज के अंदर, T4 बैक्टीरियोफेज के अंदर। रेस्ट्रिक्टेड स्पेशलाइज्ड जो ट्रांसडक्शन है, इसमें कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है बैक्टीरिया के डीएनए का, जो डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये बैक्टीरियोफेज के अंदर ही देखी जाती है। अबॉर्टिव में क्या होता है, जो डोनर बैक्टीरिया है वो इंटीग्रेट नहीं होता रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, और वो आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन जैसे जैसे पास होती जाती है वो लॉस्ट हो जाता है, और उसकी जो ट्रांसडक्शन की कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, बट धीरे 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 क्या होगा, वो लॉस्ट होता चला जाएगा। ये किस में होता है, अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन में। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, कि इंडस्ट्रीज़ में हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं, बेकरी में कहाँ यूज़ करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में कहाँ यूज़ करते हैं, और उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है और क्या एडवांटेजियस इफ़ेक्ट है। तो सोइल फर्टिलिटी की हमने बात की, एजिटोबैक्टर था, क्लोस्ट्रीडियम था, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकोकस है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि एक कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, जिसका एग्जाम्पल में बात करें तो लैक्टोबैसिलस। चीज़ की फॉर्मेशन में भी हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। विनेगर की प्रोडक्शन भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है, जिसमें हम एसिटोबैक्टर एसिडी का यूज़ करते हैं। लीनम अस्टिटिसियमम ये एंड कैनाबिस सेटिवा एंड कोरस कैप्सुलारिस, ये जूट की रेटिंग में यूज़ किए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जूट की रेटिंग में यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से, लीनम अस्टिटाटिसिमम और कैनाबिस सेटिवा एंड कोरकोरस कैप्सुलारिस, ये जूट की रेटिंग में यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, ये क्या करता है, टी लीव्स की क्यूरिंग में यूज़ किया जाता है। फूड पॉइजनिंग बोटुलिनिज्म करता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, जो बोटुलिनिज्म है ये कंडीशन है जिसमें फूड पॉइजनिंग होती है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के थ्रू कॉज की जाती है। जो भी कैंड फूड होते हैं, जो भी हमारे जो पैकेज्ड फूड होते हैं, उनमें क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की फॉर्मेशन हो जाती है जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। फिर आती है प्यूट्रीफेक्शन। प्यूट्रीफेक्शन क्या है, प्रोटीन की स्पॉयलेज, जो भी हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है उसको जब स्पॉइल करते हैं, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है उसको प्यूट्रीफेक्शन कहते हैं। और ये प्रोटीज एंड माइकोइड्स के थ्रू कॉज किया जाता है, माइकोइड्स एंड प्रोटीज के थ्रू कॉज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मोनेरा के अंदर साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, BZA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एल्गी की भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है, मेन, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक है और प्रोकैरियोटिक है। इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, और फिलामेंट भी होते हैं। फिलामेंटियस बैक्टीरिया भी साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। अब इनका जो जीनोम है, मतलब जो DNA है, वो किसकी फॉर्म में होगा, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इनमें कोई सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होगा। पिगमेंट में बात करें तो पिगमेंट में इनके अंदर क्लोरोफिल ए मिलता है, बीटा कैरोटीन मिलता है, और सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइको एरिथ्रिन इनके अंदर पाया जाता है एज अ पिगमेंट। इसीलिए ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल ए क्या है, मेन पिगमेंट है, और ये जो बीटा कैरोटीन है, फाइकोसाइनिन है, फाइको एरिथ्रिन है, ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट है।
ठीक है। हिट्रोसिस्ट क्या होते हैं? हिट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जिनके अंदर एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। ये जो नाइट्रोजिनेज है ये एटमॉस्फेरिक गैसेस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोला जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बाइनरी फिजन, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन और होर्मोगोनिया के थ्रू होता है। होर्मोगोनिया क्या होता है? हमने पढ़ा कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो फिलामेंटियस बैक्टीरिया है, तो होर्मोगोनिया की कंडीशन में जो फिलामेंट होता है बैक्टीरिया का वो टूट जाता है बहुत सारे पीसेस में। ठीक है, क्यों टूटता है? क्योंकि जो वेजिटेटिव सेल्स है उसका डिके होता जाता है, वेजिटेटिव सेल्स ओल्ड हो जाती है और वो टूट के डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिलामेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, पीसेस में टूट के डिस्क की फॉर्मेशन करते हैं, और वो डिस्क जो है वो फर्दर होर्मोगोनियम की फॉर्मेशन करते हैं जो एक नई साइनोबैक्टीरिया में डेवलप होते हैं। तो ये भी काइंड ऑफ स्पोर की तरह ही एक्ट करता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फिलामेंटियस बैक्टीरिया एनाबिना। एनाबिना क्या है? एनाबिना एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें हिस्ट्रोसिस्ट है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है, एकिनेट प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो हमने देखा बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं नोस्टोक एंड एनाबिना। नोस्टोक किस में? पैडी फील्ड्स में, राइस के खेतों में ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एनाबिना एंड ओलोसीरा, एनाबिना एंड ओलोसीरा मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो इसको हम पोंड में डाल सकते हैं या किसी भी वाटर बॉडी में जहाँ पे हमें मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को स्टॉप करना हो। एनाबिना एंड ओलोसीरा क्या करते हैं? मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। नोस्टोक कम्युनिसेल कंडीशन में या सिलेंड्रोस्पर्मम मस्सिकोला ये जो है ये रिक्लेमेशन करते हैं लैंड का। रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? जो एसिडिक सॉइल होती है, जो एसिडिक सॉइल होती है उसमें हमारी फसल नहीं उग पाती। ठीक है, तो उसको एल्कलाइन बनाने के लिए क्या करते हैं? ये यूज़ किए जाते हैं, उसी को बोला जाता है रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। और कौन यूज़ कर, किसको हम यूज़ करते हैं रिक्लेमेशन करने के लिए? नोस्टोक कम्युन को और सिलेंड्रोस्पर्मम मस्सिकोला को। हार्मफुल इफेक्ट की बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो ये एल्गल ब्लूम फॉर्म करते हैं। एल्गल ब्लूम का मतलब है कि इतने लार्ज नंबर में ये किसी वाटर बॉडी के अंदर डिवाइड करते हैं कि ये ब्लूम की फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब एक गुच्छा सा बन जाता है, बहुत सारे लार्ज अमाउंट में ये फॉर्म हो जाते हैं और वाटर बॉडी को पूरा कवर कर लेते हैं, जिससे एक्वेटिक लाइफ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और उनकी डेथ होने लग जाती है। नेक्स्ट जो हमारे अंदर आती है वो बैक्टीरिया आते हैं, वो माइकोप्लाज्मा आते हैं जो हमारे मोनेरा किंगडम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इनका दूसरा नाम होता है पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। इसको डिस्कवर किया गया था यहाँ पे नोकार्ड एंड रॉक्स के थ्रू 1898 में। किसके अंदर? कैटल के अंदर। वो कैटल जो न्यूमोनिया से, प्लूरोन्यूमोनिया से सफ़र कर रही थी, उस के अंदर सबसे पहले नोकार्ड एंड रोक्स ने 1898 में डिस्कवर किया था माइकोप्लाज्मा को। इनको जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड बोला जाता है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट सेल होती हैं। ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल। तो जब क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो वो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, और इनको जोकर्स ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड बोला जाता है इनकी इरेगुलर शेप की वजह से भी और स्मॉलेस्ट साइज की वजह से भी। इनके अंदर भी ऑर्गेनेलीज अब्सेंट होती हैं। ये पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, उसके अगेंस्ट भी ये क्या होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता माइकोप्लाज्मा के ऊपर, बट टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट इनके ऊपर होता है। टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में माइकोप्लाज्मा ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, डबल हेलिक्स डीएनए होता है इनके अंदर, आरएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये बडिंग के थ्रू क्या करते हैं? अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ये दूसरों के प्रिपेयर किए गए फूड पे फीड करते हैं। सेप्रोट्रोपिक होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। और पैरासिटिक होते हैं, बहुत सारे डिजीज कोज करते हैं, जैसे प्लूरोन्यूमोनिया कैटल्स के अंदर कोज करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे गाय भैंस जो भी है। लिटल लीफ डिजीज करते हैं किसमें? ब्रिंजल के अंदर। विचेस, ब्रूम, पपाया, बंची टॉप, ठीक है, पोटैटो पर्पल टॉप इन प्लांट्स, ये सारी डिजीज कौन करते हैं? माइकोप्लाज्मा करते हैं। ये माइकोप्लाज्मा की सेल शो की गई है जिसमें सबसे आउटर कवरिंग क्या है? लिपोप्रोटीन्स की है। उसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ पे है डीएनए, आरएनए एंड मेटाबोलाइट्स, और अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन।
सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड यही होते हैं कि ये प्लूरोनमोनिया लाइक बैक्टीरिया है, इरेगुलर शेप है, इसको जोकर्स ऑफ द हमारा माइक्रोबियल वर्ल्ड बोला जाता है, और इसके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट सेल कौन है? हमारी माइकोप्लाज्मा है। ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी क्या कर सकती है? सर्वाइव कर सकती है। और ये क्या कोज करती है? निमोनिया, प्लूरोनमोनिया डोमेस्टिक एनिमल्स में, लिटिल लीफ डिजीज किसमें? ब्रिंजल में, विच इज ब्रूम, पपाया, बंची टॉप, पटैटो, पर्पल टॉप, ये किस डिजीज है? किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, जो किसके थ्रू कोज की जाती है? माइकोप्लाज्मा के थ्रू। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है बैक्टीरिया का मोनेरा के अंदर, वो क्या है? एक्टिनोमाइसेट्स। एक्टिनोमाइसेट्स भी क्या है? ग्राम पॉजिटिव है। एन एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करेंगे। और एक्टिनोमाइसेट्स जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर जो एंटीबायोटिक्स हैं, स्ट्रिप्टोमाइसिन और एक्टिनोमाइसिन, इनकी फॉर्मेशन की जाती है। मतलब एक्टिनोमाइसेट्स से हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक को ऑब्टेन करते हैं? स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड एक्टिनोमाइसिन। इसका एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है स्पाइरोकिड्स की। स्पाइरोकिड्स कैसे बैक्टीरिया होते हैं? कोल्ड बैक्टीरिया होते हैं, ए फ्लेजिलेट बैक्टीरिया होते हैं, और कौन सी डिजीज कोज करते हैं? सिफिल्स कोज करते हैं। सिफिल्स क्या है? हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये हमारे जेनिटल ऑर्गन्स को क्या करती है? इन्फेक्ट करती है। ठीक है, अगर टाइम रहते पता चल जाता है तो इसको क्योर किया जा सकता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी टफ टू गेट रिड ऑफ इट। रिकेट्सिया डिस्कवर किया गया था 1909 में बाय रोचा लांबा के थ्रू। इन डिस्कवर किया गया था किसके थ्रू? डिस्कवर किया गया था 1909 में रिकेट्स के थ्रू। तो ये 1909 में डिस्कवर किया गया था, और लोचा लामा के थ्रू 1916 में लोचा लामा ने रिकेट्सिया को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं। सबसे पहले रिकेट्स ने 1909 में इसको डिस्कवर किया, इसीलिए इसको रिकेट्सिया बोला जाता है। फिर लोचा लामा ने 1916 में इसको डिस्कवर किया। तो ये यहाँ पे राइटिंग एरर है। जो रिकेट्सिया वे रोड शेप के बैक्टीरिया हों, सर्कुलर भी होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ओब्लिगेट मतलब ये होस्ट की बॉडी पे ही सर्वाइव करेंगे, ठीक है, अदरवाइज ये इनकी एग्जिस्टेंस नहीं पाई जाती या बहुत कम पाई जाती है। इनकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। डीएनए में प्रेजेंट होता है। ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन या स्पोर्स के थ्रू होता है। कौन से स्पोर्स? कोनिडिया, ओइडिया स्पोर्स के थ्रू। एंडोस्पर्म इनके अंदर फॉर्म नहीं होता। सेंसिटिव होते हैं ये कौन कौन सी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट? क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट। ये क्यों फीवर कोज करते हैं? रॉक माउंटेन स्पॉटेड फीवर और रिकेट्सियल पॉक्स कोज करते हैं। कौन कौन सी डिजीज रिकेट्सिया बैक्टीरिया के थ्रू होती है? क्यू फीवर, रॉक माउंटेन स्पॉटेड फीवर, रिकेट्सियल पॉक्स। नेक्स्ट हमारा किंगडम आता है प्रोटिस्टा। वी आर डन विद मोनेरा एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा हमारी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। ये क्या है? सोलिटरी है। सोलिटरी मतलब अलग से रहेंगे और कॉलोनी में भी पाए जाएंगे। इनकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है पेलिकल की कवरिंग होने की वजह से ये फ्लेक्सिबल होती है। शेल भी पाई जाती है, सेलुलोजिक वॉल भी पाई जाती है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं पर इतनी एडवांस फॉर्म में नहीं होती। इनमें मूवमेंट होती है या तो स्यूडोपोडिया के थ्रू, जैसे हम अमीबा की बात करें, सीलिया के थ्रू, पैरामीशियम में, फ्लेजिला के थ्रू, यूग्लिना में, ट्राइपेनोसोमा में, लेशमेनिया में, फ्लेजिला के थ्रू। ये जो प्रोटिस्टा है ये फोटोसिंथेटिक होती है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, बट सारे ऑर्गेनिज्म नहीं होते। यूग्लिना है जैसे वो फोटोसिंथेटिक होती है। डायनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ये अपना फूड पहले अपटेक करेंगी, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे एंजाइम्स की हेल्प से। पैरासिटिक फॉर्म्स भी होते हैं और मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है यूग्लिना। मिक्सो मतलब दो जो तरीके हैं न्यूट्रिशन के, दो मोड जो है न्यूट्रिशन के, वो यहाँ पे दोनों ही एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जो कि यूग्लिना है। अगर यहाँ पे सनलाइट नहीं प्रेजेंट तो यूग्लिना हेट्रोट्रोपिक बन जाएगी, दूसरों के प्रिपेयर किए गए फूड पे फीड करेगी। अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रोपिक हो जाएगी, अपना फूड खुद बनाएगी। रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा के अंदर एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। जैसे कंजुगेशन के थ्रू पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, ट्रिपेनोसोमा में, लेशमेनिया में, इनमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और स्पोर्स के थ्रू भी होता है, जैसे हमारा प्लाज्मोडियम के अंदर होता है, ठीक है। अब जो हमारे प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा को हम
क्लासीफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में। पहला होता है फोटोसिंथेटिक ग्रुप, जिसमें प्रोटिस्ट आते हैं, प्रोटिस्टियन एल्गी आती हैं। दूसरा है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, जिसमें स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। तीसरा है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, जिसमें फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआज आते हैं, ठीक है, जिसमें अमीबोइड प्रोटोजोआ आते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोआ आते हैं और स्पोरोजोआन्स आते हैं। तो हम जब फोटोसिंथेटिक की बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक को फर्दर 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, डाइनोफ्लेजिलेट, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनोइड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? डाइनोफ्लेजिलेट्स की। जो डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं वो मैरीन है, सोल्टी इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे, ओशन में, सी में पाए जाएंगे, फोटोसिंथेटिक है, यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्ट सारे ही यूनिसेलुलर होते हैं। अब डाइनोफ्लेजिलेट्स क्या है? बायफ्लेजिलेट है। ये डाइनोफ्लेजिलेट का एक एग्जांपल है। इसमें एपिकल होन प्रेजेंट है, एपिथिका हाइपोथिका 2 कवरिंग है और फ्लेजिलम है। एक ट्रांसवर्स फ्लेजिलम होती है इसमें और एक इस तरह से प्रेजेंट होती है, एक फ्लेजिला, और एक इस तरह से प्रेजेंट होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला होती है। तो डाइनो मतलब डाई मतलब टू, फ्लेजिलेट मतलब फ्लेजिला। तो 2 फ्लेजिला किस में पाए जाएंगे? डाइनोफ्लेजिलेट में। नाम से याद रह जाएगा, डाई मतलब 2, फ्लेजिलेट्स मतलब फ्लेजिला। 2 फ्लेजिला होंगी, अलग अलग टाइप की होंगी, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स होंगी, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स। ये ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड डिफरेंट कलर के होते हैं और इनके बाहर इनकी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाई जाती है जो सेलुलोज की होती है। और वो जो सेल वॉल है 2 प्लेट से मिली होती है, जिसको एपिथिका और हाइपोथिका हमने देखा, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आर्मोर्ड है, ठीक है। आर्मोर्ड डाइनोफ्लेजिलेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इनकी सेल वॉल है वो 2 प्लेट में पाई जाती है। अभी हमने देखा इस डायग्राम में एपिथिका एंड हाइपोथिका की फॉर्म में, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? आर्मोर्ड डाइनोफ्लेजिलेट, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, बट एक एक्सेप्शन है, सेराटियम। सेराटियम किसका एग्जाम्पल है? ये डाइनोफ्लेजिलेट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे गोनिकोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम ये लार्ज नंबर में सी में ग्रो कर जाते हैं और ये रेड कलर के होते हैं, इसलिए सी का कलर रेड कर देते हैं। और जब टाइड वगैरह आती है तो रेड कलर की दिखाई देती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेड टाइड। रेड टाइड कौन कोज करता है? गोनिकोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम। ये किसके एग्जाम्पल है? डाइनोफ्लेजिलेट्स के। अब यहाँ पे जो गोनिकोलेक्स कैटिनिला है ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, सेक्सी टॉक्सिन, जो पॉइजनस होता है फिशेस के लिए और मैरीन एनिमल्स के लिए। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें डाइनोफ्लेजिलेट की, तो इसको हम CNP से याद कर सकते हैं, सेराटियम, नोक्टिल्यूसा और पेरिडीनियम। यहाँ पे CNP याद कर सकते हैं, C से हमारा सेराटियम, N से नोक्टिल्यूसा, P से पेरिडीनियम। सेराटियम, नोक्टिल्यूसा और पेरिडीनियम, और गोनिकोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम। बायोलुमिनिसेंस, इसका मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट इमिट कर सके। अब वो लाइट इमिट कैसे करते हैं? उनके अंदर लूसीफरेज रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से लिविंग बायोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यहाँ पे प्रोटोजोआ, जैसे नोक्टिल्यूसा एंड पेरिडीनियम, ये क्या करते हैं? लाइट इमिट करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? बायोलुमिनिसेंस, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप आता है फोटोसिंथेटिक में क्राइजोफाइट्स का। क्राइजोफाइट्स में डायटम्स और डेस्मिड इंक्लूड किए जाते हैं, जिनको गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है। क्राइजोफाइट्स के अंदर फ्लेजिला एब्सेंट होती है और इनकी सेल को फ्रस्टूल्स बोलते हैं। फ्रस्टूल्स बोलते हैं। सेल वॉल जो होती है इनकी 2 हाफ से मिलके बनी होती है, जो एक दूसरे के अंदर सोप के बॉक्स की तरह फिट होती हैं। 2 हाफ से मिलके बनी होती हैं जो सोप बॉक्स के अंदर कैसे जो क्या करती हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्राइजोफाइट्स के इस तरह से फिट करती हैं जैसे सोप का बॉक्स फिट करता है सोप को, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? डाई एटम, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो सिलिका से मिलके बनी होती है, तो इनकी जो सेल वॉल है वो डिकम्पोज नहीं होती। जैसे जैसे ये मरते जाते हैं तो इनकी सेल वॉल सी लेवल पे क्या होती रहती है? एक्यूमुलेट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, और जो वाटर बॉडीज हैं उनमें इकट्ठी होती रहती है, इसीलिए इसको डायएटमियस अर्थ बोला जाता है। डायएटमियस अर्थ, क्योंकि डायएटम की जो सेल वॉल है उसकी अंदर क्या है? सिलिका। उसने क्या फॉर्म कर दी? अर्थ का पार्ट फॉर्म कर दिया, क्योंकि वो डेड
होते गए और क्या हो गए, अक्यूमुलेट होते गए। ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये नॉन पोल्यूटेड वाटर में पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं एनसीटी से। एनसीटी मतलब एन से नेविक्यूला, सी से सिम्बेला, टी से ट्राइसेराटियम। नेविक्यूला, सिम्बेला एंड ट्राइसेराटियम, ये किसके एग्जाम्पल है, क्राइजोफाइट्स के। नेक्स्ट हमारे पास फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में आते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड भी यूनिसेलुलर है। जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं वो सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती हैं, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनके ऊपर एक लेयर होती है प्रोटीन की, सेल वॉल ना होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है पेलिकल की, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इनके अंदर 2 फ्लेजिला पाई जाती हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। एक बिल्कुल छोटी फ्लेजिला है, शॉर्ट फ्लेजिलम, एक होती है लॉन्ग फ्लेजिलम, ठीक है। ऑर्गेनेलीज है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वॉल के ऊपर एक प्रेजेंट है पेलिकल, जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है यूग्लिनोइड्स में। और क्लोरोप्लास्ट जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ये मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करती है। अगर सनलाइट एब्सेंट होगी तो ये कीमोटोट्रोपिक हो जाएंगी, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोऑटोट्रोपिक हो जाएंगी। और इनके अंदर क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। एग्जाम्पल की बात करें यूग्लिना और एस्टेशिया इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रोटिस्टा के अंदर कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट की, जिसमें स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। ये शेडी एंड डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। इनकी जो वेजिटेटिव फेज होती है उसको थैलस बोला जाता है। वो फ्री लिविंग होती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये सेप्रोट्रोफिक होते हैं। सेप्रोट्रोपिक का मतलब क्या है कि भाई ये डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा स्लाइम मोल्ड के अंदर ये होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं एग्रीगेट होके। प्लाज्मोडियम बनाते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेट होके, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती हैं ये ग्रो कर जाते हैं, किसमें, स्लाइम मोल्ड में। रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है और एक पाउच लाइक बॉडी के अंदर होता है जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। और वो जो स्पोरेंजिया है वो मिक्स अमीबा की फॉर्मेशन करता है। मिक्स अमीबा क्या करती है, गैमेट की फॉर्मेशन करती है। गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बना के उनमें मियोसिस होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अगेन क्या कर देते हैं, स्लाइम मोल्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें स्लाइम मोल्ड में तो फाइजेरियम एंड स्टीमोनिटिस, फाइजेरियम एंड स्टीमोनिटिस इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा की, जो यूनिसेलुलर भी है और हेटेरोटॉपिक की है। सबसे पहले आते हैं इसमें फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिनको हम फ्लेजिलेटेड होने की वजह से वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे। मोटाइल को क्या बोलते हैं, जू फ्लेजिलेट मतलब मोटाइल फ्लेजिलेट हमारे प्रोटोजोआंस। यूनिसेलुलर है, हेटेरोट्रोपिक है, फ्लैजिला रिप्रोडक्शन के लिए लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा की, जो स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। लेसमेनिया और गियार्डिया, ये सारे क्या करते हैं, डिजीज कोजिंग है। अमीबोइड प्रोटोजोआ सार्कोडीना इसको बोलते हैं, अमीबा इसके अंदर आती है। फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे पोंड में स्टेगनेंट वाटर में जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें ये पाए जाते हैं। मैरीन इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं। मूवमेंट इनकी शूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। इसमें अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है, वो किसका होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। नेक्स्ट आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में क्या आएंगे, पैरामीशियम, जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है। फ्रेश वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। लोकोमोशन सीलिया के थ्रू होती है। माउथ रीजन को इनमें क्या बोला जाता है, सिस्टोस्टोम, माउथ वाले रीजन को सिस्टोसोम बोला जाता है। किसके अंदर, सिलिएटेड प्रोटोजोआ के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दो है कि माउथ को सिस्टोस्टोम बोला जाता है, दूसरा कि इनका जो न्यूक्लियस है वो डाइमॉर्फिज्म शो करता है। डाइमॉर्फिज्म मतलब दो मॉर्फोलॉजी, एक स्मॉल एक लार्ज। एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस होता है जो वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पैरामीशियम एंड पोडोफाइरा। ही मिक्सिस भी पाई जाती है प्रोटोजोआन के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, जहाँ पे जो मैक्रो न्यूक्लियस है, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो टूट जाता है और एक दूसरे मैक्रो न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करता है। ऐसा किसके अंदर पाया जाता है, पैरामीशियम कोडाटम और पैरामीशियम ओरिला के अंदर ऐसी सिचुएशन पाई जाती है। स्पोरोजोआंस लास्ट कैटेगरी है हमारी किसकी, प्रोटिस्टा की।
ये पैरासिटिक होते हैं, होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये होस्ट के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं। ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम क्या करता है, गैमेट की फॉर्मेशन करता है किसमें, मैन के अंदर, और फिर वो गैमेट कहाँ पे चले जाते हैं, इंसेक्ट के अंदर, मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं, और मॉस्किटो के अंदर वो गैमेट फ्यूज होके फर्टिलाइज होके और अपना क्या बना देते हैं, दोबारा से स्पोरोजोइट्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब कुछ डिजीज कोजिंग प्रोटिस्टा की बात करते हैं, कुछ प्रोटोजोआंस की बात करते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। जैसे एक डिजीज है अमीबाइसिस। कौन सी डिजीज, अमीबाइसिस। किसके थ्रू की जाती है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू। काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग होती है, वेक्टर इसमें वाटर होता है, वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा ब्रूसियाई के थ्रू कोज की जाती है। इसमें एक फ्लाई होती है, टेस्टिस फ्लाई, जो वेक्टर का काम करती है। लेशमानियासिस, लेशमेनिया डोनोवानी के थ्रू कोज की जाती है, सेंट फ्लाइज में वेक्टर होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज के थ्रू मलेरिया कोज किया जाता है, जो मॉस्किटो इसमें एज ए वेक्टर का एक्ट करता है। बेबिसियोसिस, बेबिसिया माइक्रोटी के थ्रू कोज किया जाता है, और इसमें टिक जो है वो क्या करती है, वेक्टर का काम करती है। गियार्डियासिस, गियार्डिया इंटेस्टाइनालिस के थ्रू कोज की जाती है। नेक्स्ट कीडम आता है हमारे पास फंजाई। ठीक है, तो जो फंगस है वो क्या है, हेट्रोट्रोपिक है। क्या है, हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक है क्या, फंगस। फंगस के कुछ हम जर्नल कैरेक्टर समझते हैं पहले। अब जो फंगस है वो क्या है, कोस्मोपोलिटन है। कोस्मोपोलिटन मतलब हर इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाई जाती है, ट्री के बार्क पे भी, डंग में भी, वुड में भी, बर्न्ड वुड में भी, क्रेटिनियस मटेरियल जैसे होन हेयर हो गए। ठीक है, इसीलिए इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जाता है। जैसे कोर्टिकोलस, कोर्टिकोलस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्री की बार्क पे मिलती है। कैप्रोफाइलस, कैप्रोफाइलस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डंग पे ग्रो कर रही है। एपू एपुजाइलिक, एपुजाइलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किस पे ग्रो कर रही है, बर्न्ट वुड पे ग्रो कर रही है। जाइलोफाइलस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्रेटिनियस मटेरियल पे ग्रो कर रही है। ठीक है, और होर्न वगैरह पे ग्रो कर रही है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्रेटिनोफाइलस। बॉडी इसकी हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और थैलोइड बॉडी होती है। ठीक है, दे आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट एंड सिनसाइटीरियम। तो ये अच्छा एग्जांपल है कि ईस्ट को छोड़ दें या सिनसाइटीरियम को छोड़ दें तो ये क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। देखो स्पोर होता है, स्पोर की फॉर्मेशन होती है। स्पोर की फॉर्मेशन के बाद एक यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हाइफा बोला जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे हाइफा अगर ऐसे जुड़ जाए, बहुत सारे हाइफा ऐसे जुड़ जाते हैं जब, तो उसको क्या बोला जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है माइसीलियम। क्या बोला जाता है, माइसीलियम। और ये क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, किसका, फंगस का। ठीक है, अब जो ये हमारे हाइफा है उनके बीच में ऐसे सेप्टा भी प्रेजेंट होता है। अगर उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस कंपार्टमेंट बन जाएंगे हाइफा के, तो इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। इसको क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफा। और अगर ऐसे बिना सेप्टा के प्रेजेंट हो रहा है, ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो बहुत सारी न्यूक्लियर कंडीशन फॉर्म हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन फॉर्म हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफा। सिनोसिटिक हाइफा। तो ये क्या है, ये मैंने जो बात की है सिनोसिटिक हाइफा की और सेप्टेट हाइफा की, ये क्या है, फंगस की बॉडी है। ठीक है, तो थ्रेड लाइक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हाइफा बोलते हैं, और क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन में हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। हाइफा अगर एसेप्टेट है तो उसको मल्टी न्यूक्लिएट बोलेंगे और सिनोसिप्टिक बोलेंगे, और अगर वो सेप्टेट में डिवाइड हो जाता है उसको सेप्टेट हाइफा बोलेंगे। सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंगस के अराउंड, वो काइटिन की बनी होती है या फंगल सेलुलोज की बनी होती है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, और वो बेसिकली एसिटाइल ग्लाइकोज अमाइन से बना होता है। एसिटाइल ग्लाइकोज अमाइन से बना होता है। कुछ फंगस के अंदर सेलवाल सेलुलोज की भी बनी होती है, जैसे फाइटोफथोरा, पाइथियम, और कुछ ओमाइसेटा। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें ऑयल या ग्लाइकोजन के थ्रू स्टोर होता है फंगस के अंदर। माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है। माइटोसिस वो कैरियोकाइरोसिस टाइप का होता है, जिसमें हमारी जो इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन है वो नहीं होती। ठीक है,
नहीं सॉरी होती है। माइटोसिस में क्या होती है, इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको कैरियोकाइटोसिस टाइप का माइटोसिस बोला जाता है। न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक होता है, जिसमें सेप्रोफिटिक भी होता है, डायरेक्ट डिकेइंग मैटर पे भी फीड करते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी पाए जाते हैं। जो फंगस होती है उनमें दो डिस्टिंक्ट फेज होती है लाइफ साइकिल की, एक वेजिटेटिव और एक जिसको हम एसिमिलेटिव फेज बोलते हैं, और एक रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज में ये ग्रो करेगी, फीड करेगी, और दूसरी फेज क्या आ जाएगी इनके अंदर, रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले माइसीलियम है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, ये प्लाज्मोगेमी शो करता है, जिसमें प्लाज्मा जो होता है वो फ्यूज होता है और हिट्रोकैरियोटिक स्टेज आती है, मतलब एक माइसीलियम के अंदर दो अलग अलग न्यूक्लियस आ जाते हैं, फिर ये न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, जिसको कैरियोगेमी बोला जाता है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से जाइगोट बनता है, जो डिप्लॉयड होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब इसके अंदर मियोसिस होता है, जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, जिसकी वजह से 4 स्पोर की फॉर्मेशन होगी, चारों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, मतलब एक सेल क्या करेगी, 4 स्पोर को जनरेट करेगी, चारों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब ये हैप्लॉइड क्या होंगे, जर्मिनेट होकर माइसीलियम की फॉर्मेशन करेंगे। अब इसमें क्या होगा, दोबारा से माइटोसिस होगा, स्पोर की फॉर्मेशन होगी, स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाएंगे। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है। किसके अंदर, फंगस के अंदर। हम फंजाई की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो फंगस को हम क्लासिफाई करते हैं फाइकोमाइसेट्स में, एस्कोमाइसेट्स में, बेसिडियोमाइसेट्स में एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स में। सो सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसेट्स की। फाइकोमाइसेट्स में क्या होते हैं, जो हमारे, देखो फंगस जो होती है उसको हम क्लासिफाई करते हैं उसके सेप्टेट मतलब हाइफा के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जैसे मैंने बोला कि हाइफा है, उसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो सिनोसिटिक है, अगर ऐसे प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है तो वो सेप्टेट है, अगर ये सेप्टा ना प्रेजेंट हो और सिर्फ ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो ये एसेप्टेट एंड क्योनोसिटिक होगा। तो इसके बेसिस पे हम फंगस को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। तो जो फाइकोमाइसेट्स है उसके अंदर हाइफा कैसे मिलेंगे, एसेप्टेट हाइफा मिलेंगे, कोइनोसिटिक होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के थ्रू होगा, मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगा, एपेलेनो स्पोर्स के थ्रू होगा। एग्जांपल क्या है, राइजोपस। फिर सेकंड कैटेगरी आती है इसमें एस्कोमाइसेट्स की, जिसको हम सेक फंजाई भी बोलते हैं। इसमें यूनिसेलुलर फॉर्म होती है ईस्ट की, अदरवाइज हमारी जो फंगस होती है मल्टी सेलुलर होती है, पर ये एक्सेप्शन है ईस्ट। माइसीलियम इसमें ब्रांच्ड होता है, इस तरह का ब्रांच्ड होगा, ठीक है, इस तरह से ब्रांच्ड होगा हमारा क्या, माइसीलियम, ठीक है, ब्रांच्ड स्टेट में होगा। और क्या होगा, सेप्टेट होगा, इस तरह से सेप्टा प्रेजेंट होंगे और उनके अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, मतलब हाइफा की कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होते हैं, इस तरह से कोनिडिया स्पोर्स फॉर्म होते हैं और फिर वो यहाँ पे क्या करते हैं, डिटैच होके एक दूसरी फंगस की फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स और एस्कोकार्प के थ्रू होता है और ये कैप्रोफिलस होती हैं। कैप्रोफिलस मतलब डंग के ऊपर ग्रो करती हैं, डंग को डिग्रेड करती हैं। एग्जाम्पल है एस्परगाइलस। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेसिडोमाइसेट्स की। बेसिडियोमाइसेट्स को ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। ये ब्रांच्ड, इसमें माइसीलियम पाया जाता है, सेप्टेड माइसीलियम पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोस्पोर्स और बेसिडियोकार्प के थ्रू होता है, नाम से ही पता चल रहा है। डिजीज इसमें रस्ट और स्मट होती है वीट और ग्रीन्स के अंदर। इसमें सबसे ज़्यादा पिशिनिया पाई जाती है। पिशिनिया वीट के अंदर भी क्या करती है, रस्ट की फॉर्मेशन, स्मट की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट कैटेगरी होती है ड्यूटेरोमाइसेट्स की। ड्यूटेरोमाइसेट में सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम पाए जाते हैं। इसको फंजाई इम्परफेक्टा बोला जाता है, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसेट के अंदर वो सारी फंगस इंक्लूड की जाती है जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अल्टरनेरिया सोलानी इसका एग्जाम्पल है। चाहते हमारे पास किंगडम प्लांटाई। प्लांटाई में हमें पता है मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल सेक्सुअल मोड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैसे लीफ के थ्रू, ब्रायोफाइलम में, ठीक है। अलग अलग प्लांट के अंदर, जैसे स्टेम के थ्रू है ना, पुदीना के अंदर होता है, ऐसे ही स्टेम के थ्रू किसके अंदर, शुगर केन के अंदर होता है, बर्डिंग के थ्रू होता है। तो अलग अलग तरह का, यहाँ पे ट्यूबर्स के थ्रू, पोटैटो में, तो ये अलग अलग तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, जैसे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होते हैं इनके अंदर और हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक फेज होती है, जिसमें गेमेट्स बनते हैं, जैसे पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हुई, एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। ऑटोट्रोपिक होते हैं। पर एक्सेप्शन की बात करें तो कस्क्यूटा, जिसको अमरबेल भी बोला जाता है, वो क्या है, यहाँ पे दूसरे के ऊपर ग्रो करती है, तो ये क्या है, पैरासिटिक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं। ये ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, ऐसी सोइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसके अंदर आते हैं एग्जाम्पल ब्लैडर वॉट,
नेमाटोड का, सन ड्यू का, पिचर प्लांट जिसको विनस फ्लाई ट्रैप भी बोला जाता है। इसके अंदर कौन कौन से हम कैटेगरी इंक्लूड करते हैं, एल्गी को इंक्लूड करते हैं, ब्रायोफाइट्स को जिसको एम्फीबियंस को प्लांट किंगडम बोला जाता है, टेरिडोफाइट्स को जिसके अंदर सबसे पहले वस्कुलर टिश्यू आए थे जिसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। ठीक है, ये सारे किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, प्लांट किंगडम के अंदर, जिसको हम अपनी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अब हमें किंगडम एनिमेलिया की, किंगडम एनिमेलिया मल्टीसेलर है, यूकैरियोट्स है, हेट्रोट्रोपिक है, ये अपना खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है, लोकोमोशन पाया जाता है जो प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, पहले फूड का इंटेक करते हैं, फिर अपनी बॉडी कैविटी के अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू उसको डिग्रेड कर देते हैं, स्टोर करते हैं फूड को एज अ ग्लाइकोजन, प्लांट स्टोर करते हैं एज अ स्टार्च। ये रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं, बुक लंग्स के थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं और ट्रैकिया के थ्रू भी करते हैं इंसेक्ट्स। न्यूरोमोटर मैकेनिज्म मतलब न्यूरॉन्स पाई जाती हैं जिसमें इंपल्स जनरेट होती है और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसमें हम वर्टिब्रेट्स को और इनवर्टिब्रेट को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है वायरस की। वायरस का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है पॉइजन, और सबसे पहले जो वायरस है इसका मीनिंग किसने, या फिर वायरस नेम या मीनिंग किसने दिया था, पोस्चर ने दिया था। फिर डी.जे. इवानवोस्की ने 1892 में ये शो किया कि जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है जो क्या कोज करता है, टोबैको मोज़ेक डिजीज कोज करता है, तंबाकू के पौधे में वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू पास होता है और बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं करता, बट वो प्लांट को अफेक्ट करने की कैपेबिलिटी बनाए रखता है। तो वो कौन है जो बैक्टीरिया के अंदर से ट्रांसफर हो रहा है, बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं कर रहा पर प्लांट को, टोबैको मोज़ेक वायरस है जो टोबैको को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। फिर आए एमजे बेजरनिक 1893 में, इन्होंने डिस्कवर किया कि वायरस एक फ्लूइड है जो इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, किसके प्लांट्स को, टोबैको के प्लांट को, जिसको उन्होंने एक फ्लूइड बोला और उस फ्लूइड को बोला कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम। इन्होंने क्या बोला, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम, WM बेजरनिक ने। फिर WM स्टेनले आया जिन्होंने आइसोलेट किया टोबैको मोज़ेक वायरस को और उसको क्रिस्टलाइज किया। ठीक है, फिर हर्से और चीज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1952 में, जिनमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो न्यूक्लिक एसिड है जो कैरी करता है, क्या कैरी करता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो यहाँ पे वायरस के अंदर भी एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है और इन्फेक्शन कोज कर रहा है। फिर आए टोवर्ट एंड डी हेरले, उन्होंने डिस्कवर किया कि बैक्टीरियोफेज होती है, मतलब एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। वायरस जो है वो इंटरमीडिएट होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, मतलब अगर वो होस्ट सेल से बाहर है तो वो डेड है, ई सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट अगर वो लिविंग सेल के अंदर है तो वो क्या है, लिविंग है। तो उनको बोला जाता है इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के बने होते हैं, जैसे प्रोटीन के, DNA के, RNA के। अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू इनको इनएक्टिवेट किया जा सकता है। इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी हेल्प से ये DNA से RNA बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और न्यूरामिनिडेज भी प्रेजेंट होता है किसके सरफेस पे, इन्फ्लुएंजा वायरस के सरफेस पे, जो है होस्ट सेल से इनको रिलीज करने में, खुद को रिलीज करने में हेल्प करता है और दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करने में हेल्प करता है। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। इनके अंदर कोई रेस्पिरेशन नहीं होता, कोई एनर्जी नहीं होती, कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं होता। ये बाहर वर्ल्ड में जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो इनर्ट होती हैं और होस्ट की बॉडी में एक्टिव होती हैं। इनको नॉन सेलुलर बोला जाता है या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ये म्यूटेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं, नया स्ट्रेन अपना फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट है, सिर्फ दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे इंक्लूज किया जाता है एक प्रोटीन कोड के थ्रू, उस प्रोटीन कोड को बोला जाता है कैप्सिड, और जो कैप्सिड है उसकी मोनोमेरिक यूनिट को बोला जाता है कैप्सोमर। तो यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है वो DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है, और जो कैप्सोमर है वो यहाँ पे हेलिक्स या पॉलीहेड्रॉन की फॉर्म में अरेंज होता है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो वायरस से रिलेटेड है, जैसे डबल स्ट्रैंडेड DNA एज ए जेनेटिक मटीरियल पाया जाता है पॉक्स वायरस में, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस में जो एनिमल में इन्फेक्शन कोज करता है। डबल स्ट्रैंडेड RNA रियो
वायरस के अंदर पाया जाता है जो कि एक एनिमल वायरस है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पोलियो वायरस जो कि एक एनिमल वायरस है उसमें पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पार्वो वायरस और एस13 में पाया जाता है जो कि एनिमल वायरस है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वुंड ट्यूमर वायरस जो कि प्लांट वायरस है उसके अंदर पाया जाता है। वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं और उनके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और ये लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल शो करते हैं। एग्जाम्पल की दोबारा से बात करते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पॉक्स वायरस हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस में, डबल स्टैंडर्ड आरएनए रियो वायरस में, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पोलियो वायरस में, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पार्वो वायरस एंड एस13 वायरस में, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वुंड ट्यूमर वायरस में। वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज, इसमें मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल शो करते हैं जिसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं विरियोइड की। विरियोइड जो है वो टर्म विरियोड वायरस से अलग होता है। ठीक है, तो विरियोड की जो टर्म है वो किसने दी? डाइनर ने दी 1971 में। किसने दी? डाइनर ने दी। कब? 1971 में। वायरोइड क्या होते हैं? वायरोइड सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे आरएनए हो गया। आरएनए यहाँ पे सिर्फ फ्री होगा, इसमें कोई कैप्सोमर की कोटिंग नहीं होगी, कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे प्रोटीन कोड क्या होगा? कोड क्या होगा? अब्सेंट होगा। ये कौन सी डिजीज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसके थ्रू कोज की जाती है? विरियोइड के थ्रू कोज की जाती है। नेक्स्ट आते हैं प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या होते हैं? प्रियोन्स की सबसे पहले जो डिस्कवरी है प्रोसीनर ने की थी 1982 में। प्रोसीनर ने डिस्कवरी की थी प्रियोन्स की 1982 में। ये इन्फेक्शियस होते हैं और प्रोटीनेशियस पार्टिकल होते हैं, इनके अंदर जीनोम नहीं पाया जाता, ये सिर्फ प्रोटीन पार्ट होते हैं। ठीक है, इनका न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर एब्सेंट होता है। ये क्या करते हैं? मैड काउ डिजीज या कूरी डिजीज, क्रूट्सफेल्ड जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस किसके थ्रू कोज की जाती है? प्रियोन्स के थ्रू। किसके थ्रू कोज की जाती है? प्रियोन्स के थ्रू। लाइकेंस की बात करते हैं। लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी के अंदर और फंजाई के बीच में। ठीक है, दोनों साथ साथ में रहते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है। एल्गी क्या होती है? फाइकोबायंट या फोटोबायंट। ठीक है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? मिक्सोफाइसियाई एंड क्लोरोफाइसियाई क्लासेस से बिलोंग करती है और ये क्या होती है? फोटोसिंथेटिक होती है, फूड प्रिपेयर करती है और उस न्यूट्रिशन को फंगी को प्रोवाइड कर देती है और फंगस इसको शेल्टर प्रोवाइड करती है। किसको? एल्गी को। तो फंगी यहाँ पे क्या है? माइकोबायोंट। और ये कौन सी क्लासेस से आती है? एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट एंड डिट्रोमाइसेट। तो एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस में होता है? लाइकेन में होता है।